तो आज हमें बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है, यानी मेजरमेंट जिसके थ्रू आप डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड या डिफरेंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर सकते हो। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला है आपका बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ आपका डिफाइन क्या होता है कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। आपका कोवैलेंट बॉन्ड जिन दो एटम के इन बिटवीन फॉर्म हुआ है, लाइक ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना है, तो इन दोनों डिफरेंट एटम के दो न्यूक्लियस होंगे। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। इन जनरल बॉन्ड लेंथ जो होता है वो एक्सप्रेस्ड होता है इन एंगस्ट्रम, जिसका सिंबल ये होता है आपका, या बहुत जगह आप देखोगे ये पिकोमीटर में एक्सप्रेस होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलर लेंथ होती है। तो ये फर्स्ट आपका पैरामीटर हुआ बॉन्ड लेंथ। बट हमें ये भी जानना है अब ये बॉन्ड लेंथ मेजर कैसे होता है। इसको मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है। सो इन डिफरेंट मेथड के थ्रू हम दो बॉन्डेड एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये उनके बॉन्ड की लेंथ कहलाती है। तो ये आपका बॉन्ड पैरामीटर हुआ फर्स्ट, बॉन्ड लेंथ। अब देखो हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड होती है। तो इसमें देखो सबसे पहला फैक्टर आता है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। आपका बॉन्ड जिन एटम के इन बिटवीन फॉर्म हो रहा है उनके साइज पर डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। इट मींस कि एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी लार्जर होगी। फॉर एग्जांपल, आप सपोज करो आप डिफरेंट हैलोजन एसिड्स लाइक HI, HBr, HCl, HF, यहाँ पर H और I, HBr, HCl और HF के इन बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और सपोज करो कि इन डिफरेंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का अगर हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो इसमें देखो वन ऑफ द बॉन्डेड एटम आपका कॉमन हो गया हाइड्रोजन, लेकिन जो अदर बॉन्डेड एटम है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो हाइड्रोजन एटम के साइज पर डिपेंड करेगी। तो साइज का ऑर्डर क्या है? साइज का ऑर्डर जो है हाइड्रोजन के लिए कि आयोडीन सबसे बिगर साइज का एटम है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। सबसे ऊपर आपके ग्रुप 17 के ये एलिमेंट है, सबसे टॉप में फ्लोरीन आता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो साइज भी इसी ऑर्डर में, आयोडीन सबसे बिगर साइज में होगा, उससे लेस होगा ब्रोमीन का साइज, उससे लेस होगा क्लोरीन, उससे लेस होगा फ्लोरीन। तो ऑब्वियसली अगर हम इन चारों कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो यहाँ पर ऑर्डर क्या बनेगा कि HI का बॉन्ड लेंथ सबसे हायर होगा, लार्जर होगा एज कंपेयर टू HBr, फिर उसके बाद HCl, और सबसे लिस्ट बॉन्ड लेंथ मिलेगी HF में। तो ये पहला फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, साइज ऑफ एटम। दूसरा फैक्टर आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम। तो यहां पर हमें याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ जो है मल्टीप्लिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाओगे, नंबर ऑफ बॉन्ड को इंक्रीज करते हो बिटवीन द टू एटम। यस बेटा। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है बीच बीच में।
यस आर्यन, ब्लर हो रही है? बाकी लोगों को भी ब्लर दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। बेटा आप अपना थोड़ा नेट चेक कर लो या एक बार रीज्वाइन कर लो। अर्णव, यस क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम होती तो फिर सभी को ऐसा ही दिखता, ब्लर दिखता। अगर नहीं हो रहा है तो इट मींस कि आपके सर, साइड में मुझे ये कुछ क्योंकि प्रॉब्लम। बीच में आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है, शायद हाँ सर, फिजिक्स की क्लास में भी हो रहा था ये। तो बेटा मे बी आपके यहाँ नेट की स्पीड जो है ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि अगर मेरे साइड से होता है ना तो फिर सभी के साथ ये दिक्कत होती। Yes sir, आप because एक I बार think रीज्वाइन। his voice is also breaking. 1 मिनट, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करना बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ। सर तो यहां से देखो सेकंड फैक्टर जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम। देखो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि दो एटम के इन बिटवीन, एनी टू एटम के इन बिटवीन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स दे कैन शेयर विथ ईच अदर। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो 1 बॉन्ड पेयर बनता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड, और दे इफ दे आर शेयरिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स देन वी गेट द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द एटम। इसको सिंगल, इसको डबल और इसके ट्रिपल। अब यहाँ पर देखो यही मल्टीप्लिसिटी है। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी के इनवर्सली है। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी अगर आप बढ़ाते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करते हो, तो आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। आपकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। इट मींस कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होगी दैट इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड बिटवीन द एटम, एंड दैट इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द एटम। ये आपका ऑर्डर बनेगा, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा आपको कार्बन में मिलेगी जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे वहां पर। तो कार्बन तीनों तरह के बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, जो आपने पढ़ा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पर देखो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड है। तो ये दो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये दो फैक्टर जो है बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। अब यहां से हम सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर ले रहे हैं, दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, इसको आप बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हो। नॉर्मली क्या थर्ड नहीं होता है होगा कि ये? थर्ड क्यों होगा? सर सेकंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स था ना? नहीं, ये हमने सेकंड आपका बॉन्ड पैरामीटर लिया ना, फैक्टर वहां दो ही करने थे। अच्छा अब आप सर। सेकंड पैरामीटर कर रहे हो बॉन्ड इंथैल्पी। जैसे बॉन्ड लेंथ आपका एक फर्स्ट पैरामीटर हुआ, सेकंड पैरामीटर है बॉन्ड इंथैल्पी। फैक्टर दो ही करने थे, साइज और मल्टीप्लिसिटी, वो बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग थे। अब ये एक दूसरा पैरामीटर आ गया। देखो दो एटम के इन बिटवीन जब भी आपका बॉन्ड बनता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। व्हेन बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स is formed, some amount of energy is released। जब भी दो एटम के इन बिटवीन बॉन्ड बनेगा तो वहां पर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उसे ही कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। अब देखो मे बी जब बॉन्ड बन रहा था वी आर नॉट देयर, या हम एज्यूम करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के समय वी आर नॉट प्रेजेंट, सो वी आर नॉट एबल टू मेजर कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज। जब आपके ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पेयर बना, या डबल बॉन्ड बना, या ट्रिपल बॉन्ड बना, तो अब इसको मेजर करने का एक दूसरा तरीका हम ये लेते हैं कि ठीक अगर उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये देखो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, अब हम ये मान के चलते हैं कि ठीक अगर उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी दोबारा से इस बॉन्ड के अंदर डाल दी जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ध्यान देना, बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, अगर हम उसको रिवर्ट कर दें, इट मींस कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम उसी बॉन्ड को सप्लाई कर दें
तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इट मीन्स कि बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन के टर्म में मेजर करते हैं, और इसलिए कई जगह इसे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कहा जाता है। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, सिंगल बॉन्ड तो हम कभी भी मेजर नहीं करते हैं, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन द टू एटम इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसको मेजर जो किया जाता है वो किलो जूल ऑफ एनर्जी में, और ये पर मोल, क्योंकि आप एक सिंगल बॉन्ड को मेजर नहीं करते हो, आप इस तरह के एक मोल बॉन्ड के लिए एनर्जी मेजर करते हो कि एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में, यानी 1 मोल ए बी बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एंड दैट विल टेकन एज ए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड। यस बेटा, समझ में आ गया? हाँ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? यस सर। तो ये देखो, बॉन्ड इंथैल्पी को मेजर करने के लिए यूनिट है किलो जूल पर मोल, और ये डिफाइन क्या होता है, चलो इसकी डेफिनेशन भी लिख ही देता हूं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक, क्योंकि मैंने बताया कि डिसोसिएशन के थ्रू इसे मेजर किया जाता है, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड, क्योंकि आप एक सिंगल बॉन्ड को मेजर नहीं करते हो, आप एक मोल एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को के लिए मेजर करते हो। लाइक अगर मुझे ए बी बॉन्ड की इंथैल्पी निकालनी है, तो वी आर टेकिंग 1 मोल ए बी बॉन्ड, बिकॉज एक बॉन्ड के लिए एनर्जी काफी लेस होगी और वी आर नॉट एबल टू मेजर इट। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स in gaseous state is called bond enthalpy, या इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। ये दोनों सेम चीज है, आप सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी कहो या इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहो, दे आर द सेम थिंग, अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और यूनिट जैसा कि मैंने बताया कि किलो जूल पर मोल में इसको मेजर किया जाता है, ये इसकी मेजरिंग यूनिट हुई। अब हमें देखना है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है एक तरह से ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के स्ट्रेंथ को भी मेजर करता है एक तरह से ये, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी लार्जर होगी, इट मींस कि बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। सो लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी, लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बी डॉट ई, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी जितनी हायर होगी, इट मींस वह बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। अब इसके लिए भी हम फैक्टर देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आएगा बॉन्ड लेंथ, जो प्रीवियस पैरामीटर था वो यहां पर फैक्टर बन गया। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू को कैसे अफेक्ट करता है, तो यहां पर देखो, बॉन्ड इंथैल्पी is inversely proportional to bond length. It means कि bond length जितनी larger होगी उसकी इंथैल्पी वैल्यू उतनी ही लेस होगी, इट मींस कि वह उतना ही वीकर बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको कि बॉन्ड लेंथ आपने देखा था कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉरी बेटा थोड़ा सा। अब यहाँ देखो बॉन्ड लेंथ जो है वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड लेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम की। अब इन दोनों रिलेशन को मिला दो तो इसका मतलब बॉन्ड इंथैल्पी जो है वह साइज ऑफ एटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम की। अब वही एग्जांपल अगर हम लेते हैं दोबारा से जो आपने हाइड्रोजन एसिड का लिया था, HI, HBr, HCl एंड HF, ठीक है, इन सभी में सिंगल बॉन्ड है। और अगर हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी मेजर करना चाहें तो देखो साइज का ऑर्डर हमने क्या लिया था कि HI का साइज HBr से बिगर है, HBr का HCl से और HCl का HF से। तो इनके बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू जो होगी, बॉन्ड इंथैल्पी के ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी जो है बॉन्ड लेंथ के या साइज के इनवर्सली है। तो मतलब सबसे लोअर बॉन्ड इंथैल्पी होगी HI की और HF की सबसे हायर बॉन्ड इंथैल्पी हो जाएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि HF में सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और HI में सबसे वीकर बॉन्ड है। अब देखो इसका इफेक्ट रिएक्टिविटी पर आता है। जिस मॉलिक्यूल की बॉन्ड इंथैल्पी जितनी हायर होती है इट मींस कि वहां बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है और इट मींस कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही लेस होगी। तो इसीलिए रिएक्शन में HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जबकि HF की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो ये था बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट ऑन द बॉन्ड इंथैल्पी। यस बेटा क्लियर है? सर एक और बता दो। देखो बॉन्ड लेंथ कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड इंथैल्पी को कैसे इफेक्ट करता है कि बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा, यानी दो एटम के बीच में बॉन्ड का अगर लेंथ जितना बढ़ाओगे उतना इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी वीक होती जाएगी। उसका रीजन ये भी है कि आपका बॉन्ड पेयर से जो अट्रैक्शन लग रहा है दोनों के न्यूक्लियस का, वह डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनका अट्रैक्शन इसके ऊपर वीक होगा। अगर वीक होगा तो इट मींस कि वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस केस में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक द बॉन्ड के लिए। तो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू। इट मींस कि बॉन्ड लेंथ जितना लार्जर बॉन्ड एनर्जी उतनी ही लेस। यस बेटा क्लियर है? यस सर। अब देखो दूसरा जो यहाँ पर फैक्टर है जो बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू को अफेक्ट करता है, ये अभी आपने डॉट स्ट्रक्चर जब किया था तो आपने देखा था कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए यानी जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हुए जिनको बॉन्ड पेयर कहा जाता है, और दूसरे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन थे जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो आप उनको एज ए पेयर जब काउंट करते हो तो उनको आप लोन पेयर कहते हो। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में ईच एटम के पास, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर भी जो होता है वह बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और ये लोन पेयर किस पर देखना है हमें, सेंट्रल आइटम पर। अब ये देखो इफेक्ट कैसे करता है कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर के केस में अगर लोन पेयर सेंट्रल आइटम पर प्रेजेंट होगा तो उस केस में उसकी बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू जो होगी वह डिक्रीज होगी, एंड दिस इज ड्यू टू रिपल्शन ड्यू टू लोन पेयर। जैसे यही वजह है कि देखो एनएन बॉन्ड की जो बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू होती है वह सीसी की बॉन्ड इंथैल्पी से लोअर होती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि एनएन में एन के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर नहीं होता है। तो इस वजह से एनएन की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या बॉन्ड इंथैल्पी सीसी की बॉन्ड इंथैल्पी से लेस होती है। तो इट मींस कि अगर आपके मॉलिक्यूल में सेंट्रल आइटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये हमें डॉट स्ट्रक्चर से पता लग जाता है, तो उस केस में उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड इंथैल्पी जो वैल्यू होगी वह दूसरे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर नहीं है सेंट्रल आइटम पर उससे लोअर होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन पर बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ये दो हमने पैरामीटर कर लिए। अब थर्ड पैरामीटर पर आ जाओ। थर्ड पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें आगे यूज करने हैं अभी, इसलिए मैं ये अभी पहले करवा रहा हूं। दिस इज थर्ड पैरामीटर है आपका बॉन्ड एंगल। एंगल का मतलब तो आपको पता ही है, ज्योमेट्री में आपने इतना पढ़ा है कि दो एडजेसेंट इंक्लाइंड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको एंगल कहा जाता है। तो बॉन्ड एंगल आपका डिफाइंड होता है एंगल
between two adjacent bond pairs, adjacent bond pairs, पर जनरली ये वहीं पर यूज होगा जहां पर मॉलिक्यूल में मोर देन, इट मींस कि दो से ज्यादा बॉन्ड पेयर होंगे। अगर आप जैसे सपोज करो कि एक बॉन्ड पेयर अगर आप ले रहे हो यहाँ पर HI में, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की जरूरत नहीं है। इसके लिए कम से कम 2 बॉन्ड पेयर चाहिए, यानी 2 बॉन्ड चाहिए, तो 2 या मोर देन 2 होना चाहिए। सो एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम, वहां पर हमें बॉन्ड एंगल की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है, इट मींस कि अगर आपका कोवैलेंट मॉलिक्यूल जो है वो डाई एटॉमिक है, सिर्फ 2 एटम के कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुआ है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा आपके बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर लेते हो, तो वाटर में क्या होता है, जब आप ऐसे बनाते हो इसका डॉट स्ट्रक्चर, तो ये देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अभी आपने शेप नहीं पढ़ा है इसलिए आपको लग रहा है कि हर जगह तो ऐसे ही बनता है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने NH3 का बनाया, आपने इस तरह से शेप बना दिया, ये आपका डॉट स्ट्रक्चर है। डॉट स्ट्रक्चर से सिर्फ अब आपको ये पता लगता है कि कौन सा एटम किसके साथ शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बट वी आर नॉट एबल टू गिव द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। तो जब तक आपने डायरेक्शन नहीं किया है तब तक आप बॉन्ड एंगल मेजर नहीं कर सकते। बट अभी जब हम शेप करेंगे कोवैलेंट मॉलिक्यूल का, तो आपको पता लगेगा कि वहां बॉन्ड एंगल कैसे मेजर किया गया। तो यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो ऐसी इन जगहों पे 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल बनेगा उसे ही बॉन्ड एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जब हम डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसमें हमें पता चलेगा कि डिफरेंट शेप्स में बॉन्ड एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी अलग अलग होगी। शेप डिफरेंट होते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में, ऐसा नहीं है कि NH3 का जो शेप है वही वाटर का भी शेप है, इनके शेप अलग है, तो डेफिनेटली इनके बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होंगे। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पर। दूसरा ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर पे भी, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे ये पॉली नहीं डाई एटॉमिक है, तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रल एटम नहीं है। पर जब आप मोर देन 2 एटम का कोवैलेंट मॉलिक्यूल लेते हो, तो उसमें से एक एटम सेंटर पोजीशन पर होता है, तो सेंटर एटम पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस केस में लोन पेयर की प्रेजेंस जो होती है वो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करता है। ये हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर रिपल्शन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। एक तीसरा फैक्टर भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मीनिंग हुआ कि जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी ही लार्जर होगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके थ्रू आप बॉन्ड एंगल की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हो या मेजर करते हो या कंपेयर करते हो। तो ये थर्ड आपका बॉन्ड पैरामीटर था, बॉन्ड एंगल। इसके बाद लास्ट पैरामीटर एक आता है बॉन्ड ऑर्डर। ये बहुत आसान है, बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे यहां पर देखो ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1 होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगी। उसी तरह जैसे सपोज करो ए और बी के बीच में आपके 2 बॉन्ड पेयर है, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वही उसकी बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू होगी। तो फॉर 2 एटम के लिए, एनी 2 एटम के लिए मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना हो सकता है, दैट इज 3, 1 2 3। जैसे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया।
इसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे रिगार्डिंग द कोवैलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, और इनको बॉन्ड पैरामीटर कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, एंड नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द शेप ऑफ द कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, बट ये शेप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम क्लास को ब्रेक कर रहे हैं, तो बेटा फटाफट एक बार फिर से ज्वाइन करो बिना कोई लेट किए। बहुत से लोग लेट कर देते हो, फिर मुझे भी ये स्टार्ट करने में लेट हो जाता है। तो आर्यन स्टॉप द रिकॉर्डिंग बेटा। यस बेटा आर्यन।